स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंजना विश्वास में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है और इस सीरीज के अंतर्गत हमने क्लास 6 की हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कंप्लीट भी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अब हम कवर कर रहे हैं क्लास 6 की पुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन को, जिसका हम लोगों ने चैप्टर 1, 2 एंड 3 बहुत ही अच्छे से कवर किया है। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 को, जिसका नाम है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले अध्याय में हमने लोकतांत्रिक सरकार के बारे में जाना था, जिसके अंतर्गत हमने इसकी मूल बातों पर चर्चा की थी और हमने ये समझा था कि हम किसी भी सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कब कहेंगे और लोकतांत्रिक सरकारों का गठन किस प्रकार होता है, और जब इनका गठन होता है तो उसमें आम जनता की क्या भूमिका होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पिछले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर में हमें उससे आगे की चीज़ों को पढ़ना है और हमें लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों का अध्ययन करना है। तो हम अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले हमें दक्षिण अफ्रीका के बारे में कुछ बातों को जान लेना है। और ये बातें हमें इसलिए जाननी है ताकि हम जब इस चैप्टर को पढ़ें तो हमें ये समझ में आ सके कि किसी भी देश में लोकतांत्रिक सरकार होने से क्या फ़ायदा है या फिर क्या नुकसान है। यानी कि हमारी एक समझ विकसित हो सके कि लोकतांत्रिक सरकार होने से क्या हो सकता है, क्या वो हमारे लिए सही है या वो हमारे लिए गलत है। तो इसी समझ को विकसित करने के लिए पहले हम दक्षिण अफ्रीका के बारे में जो बातें हमें बताई जा रही है उसे हम जान लेते हैं। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई तरह की प्रजातियों के लोग रहते हैं। यानी कि दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारे तरह की प्रजातियों के लोग रहते हैं। अब आप ये मत समझना कि वहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं जिसके पास किसी के पास 4 हाथ है, किसी के पास 3 पैर है, ऐसा नहीं। अलग अलग प्रजातियों कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गोरे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि काले हैं, और बहुत सारे लोग सांवले हैं। सांवले कहने का तात्पर्य है कि ना वो अधिक गोरे हैं और ना ही वो सांवले हैं, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं मीडियम में, ना ज़्यादा गोरा ना ज़्यादा काला। अगर आपको समझना है कि सांवला लोग किसे कहते हैं तो आप भारतीयों को देख सकते हो। भारत में जो मैक्सिमम आबादी है वो किस प्रकार की आबादी है, तो सांवले लोग हैं यहाँ पर ज़्यादातर। तो देखिए, हमने ये बात तो जान ली कि दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारी प्रजातियों के लोग रहते हैं, जिसमें से कुछ गोरे होते हैं, कुछ काले होते हैं और कुछ सांवले होते हैं। और चूँकि इस तरह की विविधता है वहाँ पे, तो इसके अंतर्गत वहाँ पे क्या था, रंग भेद कानून पारित था। और उस देश में जो शासन व्यवस्था थी वो किस आधार पे थी, तो रंग भेद कानून के आधार पर थी, और इसी कानून से वो देश शासित था। तो देखिए, जब वहाँ पे रंग भेद कानून पारित था तो वहाँ का जीवन कैसा था। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि रंग भेद होता क्या है। तो देखिए, त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव करना, हम लोगों ने भेदभाव तो पहले भी पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे हमने क्या देखा था, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव करना या फिर व्यवसायों के आधार पर भेदभाव। लेकिन यहाँ पे जब हम रंग भेद को पढ़ रहे हैं तो हम क्या रहे हैं कि रंग के आधार पर भेदभाव करना, यानी कि किसी व्यक्ति का जो त्वचा का रंग है उसके आधार पर भी भेदभाव होना। और जब त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव होता है तो वो किस प्रकार का भेदभाव कहलाता है, तो रंग भेद कहलाता है वो। क्या आपने कभी सोचा था कि इस आधार पर भी भेदभाव होता है? जी हाँ, दक्षिण अफ्रीका में होता था और इसे हम लोग कहते हैं रंग भेद कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इस कानून के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें थी। तो रंग भेद कानून के अंतर्गत बड़े पैमाने पर वहाँ की प्रजातियों के साथ भेदभाव किया जाता था। यानी कि ये जो कानून था, ऐसा कानून था जिसमें कि सभी लोगों को बराबर नहीं माना जाता था, उनके रंग के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता था। श्वेत लोगों को हर तरह की सुविधाएं प्राप्त थी, वहीं अश्वेत और सांवले लोगों को वोट देने तक का अधिकार प्राप्त नहीं था। आप सोच सकते हो कि जो गोरे लोग होते थे उनको हर प्रकार की सुविधाएं मिलती थी, चाहे वो अस्पताल की सुविधा हो, वाहन की सुविधा हो, यानी कि मूल सुविधाओं से लेकर के जो बड़ी बड़ी सुविधाएं होती हैं वो सब सुविधाएं श्वेत लोगों को प्राप्त थी। और अगर हम अश्वेत या सामने लोगों की बात करें तो उन्हें उनकी मूल आवश्यकताओं की भी सुविधाएं प्राप्त नहीं थी। किस कानून के अंतर्गत? रंग भेद कानून के अंतर्गत। यहाँ तक कि जो सांवले और श्वेत लोग थे उन्हें वोट देने तक का भी अधिकार नहीं था। उनके लिए अलग अस्पताल बनाए जाते थे, उनके लिए जो एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाती थी वो अलग होता था,
यहाँ तक कि उनके रहने की व्यवस्था भी अलग की जाती थी। जो अच्छा क्षेत्र होता था वहाँ पे गोरे लोगों के लिए आरक्षित कर दी जाती थी कि यहाँ पे गोरे लोग रहेंगे, और जो खराब क्षेत्र होता था या फिर जो बंजर भूमि वगैरह होती थी वो अश्वेत और सामने लोगों के लिए छोड़ दिया जाता था। यानी कि आप सोच सकते हो कि वहाँ पे किस प्रकार का जीवन होगा लोगों का। ख़ास तौर से जो अश्वेत और सामने लोग होंगे उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। आप एक बार कल्पना ज़रूर करना और उस आधार पे सोचना कि क्या आपको उस सिचुएशन में रहने के लिए कहा जाए तो आप रह पाओगे? आप चाहोगे कभी कि आप उस देश में रहो, या फिर हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पे रंग भेद कानून पारित हो? तो आप एक बार इस विषय पे ज़रूर अपने मन में गहन अध्ययन करना। अब देखिए, आपको यहाँ पर एक घटना बताई जा रही है जिसमें बताया जा रहा है कि एक लड़का था जिसका नाम था हेक्टर पीटरसन, और उसकी मृत्यु कैसे हो गई थी? वो भेदभाव का विरोध कर रहा था, तभी गोलीबारी हुई और गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गई। और ये घटना कब की है? तो 19 जून 1976 की है। अब आप सोच रहे हो कि आखिर वो विरोध किस बात का कर रहा था, क्योंकि भेदभाव तरीके के हो रहे थे। तो देखिए, वह श्वेत लोगों की भाषा अफ्रीकांस नहीं बल्कि अपनी भाषा जुलू सीखना चाहता था। अफ्रीका में जो गोरे लोग होते थे उनकी एक भाषा थी अफ्रीकांस, तो उसे ये बाध्य किया जा रहा था, यानी हेक्टर पीटरसन को बोला जा रहा था कि तुम अफ्रीकांस भाषा सीखो। लेकिन वो क्या बोल रहा था कि नहीं, मुझे अपनी भाषा सीखनी है जिसका नाम है जुलू। वो अफ्रीकांस भाषा नहीं सीखना चाहता था और इसी बात का वो विरोध कर रहा था। लेकिन जब वो अपने दोस्तों के साथ इस बात का विरोध प्रदर्शन कर रहा था तो वहाँ पे पुलिस द्वारा गोलीबारी कर दी गई और उसमें से एक गोली हेक्टर पीटरसन को लग गई और उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आप सोचो कि क्या ये सही था? क्या पुलिस को गोलीबारी करनी चाहिए थी उस पर? क्या वो जो मांग कर रहा था वो गलत मांग थी? क्या उसे बाध्य करना कि तुम अफ्रीकांस भाषा सीखो ये सही था? आपने इस घटना से जो जो चीज़ें सीखनी है आप उसे एक बार अपने चिंतन मनन में लो, आप उसके बारे में सोचो, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या ये चीज़ें सही थी या गलत ही। तो देखिए, अब हम जानते हैं एक बहुत ही जाने माने नेता के बारे में जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, और हम उनको इसलिए इतना जानते हैं क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने रंग भेद कानून को ख़त्म करने में, उसे समाप्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जी हाँ फ्रेंड्स, उनका नाम था नेल्सन मंडेला। ऐसा नहीं था कि उन्होंने अकेले इन सब चीज़ों को किया, उनके साथ बहुत सारे लोग शामिल थे जिन्होंने रंग भेद कानून के तहत बहुत सारे गैर बराबरियों का सामना किया था। यानी कि उन्होंने बहुत सारी असमानताएं झेली थी और उन्होंने मिलकर नेल्सन मंडेला के साथ संघर्ष किया था। तो देखिए, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। यानी कि जो नेल्सन मंडेला थे वो किसके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे? रंग भेद के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। उनका कहना था कि आप रंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि रंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना बहुत ही गलत बात है। उनके रंग के आधार पर उन्हें उनकी मूल आवश्यकताओं से वंचित कर देना ये कहाँ तक सही है? तो इन सब बातों के लिए नेल्सन मंडेला क्या कर रहे थे? संघर्ष कर रहे थे। और उनका जो संघर्ष था वो रंग भी लाता है, और उनके संघर्ष करते हुए 1994 में उन्हें सफलता मिलती है। और जब सफलता मिलती है तो दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक सरकार बन जाती है और तब से वहाँ पे सभी प्रजातियों को बराबर माने जाने लगता है। यानी कि 1994 के बाद जब दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक सरकार का गठन होता है तब से वहाँ पे रंग भेद कानून को ख़त्म कर दिया जाता है। यानी अब वहाँ पे सभी प्रजातियों के लोग बराबर माने जाते हैं और सबके लिए का नियम कानून एक होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो गोरे लोग हैं उसके लिए अलग कानून है और जो श्वेत यानी कि जो काले और सांवले लोग हैं उनके लिए अलग कानून है, बल्कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं चाहे वो जिस भी रंग के हों सभी के लिए जो कानून है वो बराबर होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या रीज़न था कि लोकतांत्रिक सरकार बनने के बाद रंग भेद कानून ख़त्म हो गई। तो कुछ तो बात है लोकतांत्रिक सरकार में जो कि हमें समझनी चाहिए। तो देखिए, अब हम जानते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार होने से
हमारे लिए क्या फ़ायदे हैं या फिर क्या नुकसान है, यानी कि हमारे लिए इसका क्या मतलब है कि किसी भी देश में लोकतांत्रिक सरकार है। तो देखिए, लोकतांत्रिक सरकार का सबसे पहला लक्षण है भागीदारी, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार की अगर हम प्रमुख लक्षण की बात करें तो वो क्या है, भागीदारी है। यानी कहने का मतलब है कि लोकतंत्र में लोग चुनाव के माध्यम से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, वह वोट देकर अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं जो कि लोगों की तरफ से निर्णय लेता है। यानी कि लोकतांत्रिक सरकार में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, किस माध्यम से, तो चुनाव के माध्यम से, जिसके अंतर्गत वो वोट देकर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। और जो प्रतिनिधि का चुनाव होता है वो क्या करता है, लोगों की तरफ से निर्णय लेता है। यानी कि ये माना जाता है कि जो प्रतिनिधि होगा वो लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखेगा। यानी कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर लोकतांत्रिक सरकार गठन होने से रंग भेद कानून क्यों समाप्त हो गया, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार का गठन तभी हो सकता है जब लोग उसका चुनाव करें, यानी कि लोग वोट देकर उसे चुने। और लोग ऐसे लोगों को तो अपना प्रतिनिधि बिल्कुल नहीं चुनेंगे जो कि रंग भेद जैसा कानून लाए, यानी कि जो उनकी ज़रूरतों को पूरा न करे, ऐसे प्रतिनिधि का तो चुनाव वो नहीं करेंगे। वो ऐसे लोगों को ही चुनेंगे जो उनके लिए अच्छा काम करे, जो उनकी ज़रूरतों को समझे और उनकी मांग को ध्यान में रखे। तो देखिए, सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। अब ऐसा नहीं कि लोगों ने एक बार चुन लिया और चुने हुए व्यक्ति ने सरकार बना लिया तो वो जीवन पर्यंत के लिए रहेगा, ऐसा नहीं होता है। बल्कि जो व्यक्ति चुनकर जाता है उसे एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है, यानी कि उसे एक निश्चित समय दिया जाता है कि आप उस समय अंतराल में जनता के लिए काम करो। भारत में जो ये अवधि है वो 5 वर्ष की है। यानी हमारे देश में किसी भी सरकार का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। फिर 5 वर्ष के पश्चात पुनः चुनाव होते हैं। अब आप सोच सकते हो कि जो नियमित चुनाव होता है उससे हमें क्या फ़ायदा है। नियमित चुनाव का मतलब जो प्रत्येक 5 वर्ष के बाद चुनाव होते हैं। तो देखिए, नियमित चुनाव से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। अगर मान लिया कि 5 वर्ष में चुनाव ना हो, उन्हें एक बार सरकार बनाने का मौका दे दिया गया, फिर उसे दोबारा चुनाव का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो वो तो फिर वही हो जाएगी, यानी कि लोगों की मांगों को ध्यान में रखना छोड़ देगी। उसे लोगों का डर ही नहीं रहेगा कि अगली बार अगर हमारी सरकार गिर गई तो लोग ही हमें चुनेगी और वोट करेगी, तब हम सरकार बनाएंगे। तो इसीलिए ऐसा किया गया है कि नियमित चुनाव की व्यवस्था की गई है, जिससे कि उन पे लोगों का नियंत्रण बना रहे, ताकि वो अगर अच्छा काम ना करे तो लोग उन्हें वोट न देकर उसे सत्ता से बेदखल भी कर सकती है। और अगर वो अच्छा काम करेगा, जनता उससे खुश रहेगी, यानी कि जनता की मूलभूत आवश्यकताएं वो पूरी करेगा, तो जनता उसे पुनः चुनेगी। और अगर कोई व्यक्ति सत्ता में बने रहना चाहता है तो उसे जनता के लिए काम करते रहना पड़ेगा। तो अब आप ये भी समझ सकते हो कि नियमित चुनाव होने से सरकार पर नियंत्रण कैसे बना रहता है, क्योंकि उनके मन में डर बना होता है कि अगर हम जनता के लिए काम नहीं करेंगे तो अगली बार जनता हमें वोट नहीं देगी, और जब वो वोट नहीं देगी तो हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे। और कौन व्यक्ति चाहेगा कि हम अभी सत्ता में हैं तो अगली बार सत्ता से चूक जाएं, यानी कि सत्ता में शामिल न रहें। वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि सरकार को सत्ता में फिर से बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे दोबारा चुनेंगे। यानी कि अब आप इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे होंगे कि लोकतांत्रिक सरकार में जो पहला लक्षण है भागीदारी, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और भागीदारी के अन्य तरीक़ों को जानते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग बस वोट दे करके ही सरकार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं, और भी अन्य तरीके हैं जिसकी चर्चा अब हम करेंगे। तो देखिए, लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर उनकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। यानी कि मान लिया अगर कोई सरकार है वो अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसमें लोग क्या कर सकते हैं, उसके कार्यों में रुचि रखेंगे, वो देखेंगे कि वो अच्छा काम कर रहा है या नहीं। अगर वो गलत काम करेगा तो वो क्या करेंगे, उसकी आलोचना करेंगे, और जब वो आलोचना करेंगे तो वो भी भागीदारी सुनिश्चित करेगी उनकी। यानी कि सरकार के किसी काम को लेकर उनकी आलोचना करना, और वो तब जब वो अच्छा काम ना करे तो ये क्या कहलाएगा, ये भी एक प्रकार से भागीदारी ही कहलाएगा। अब देखिए, अन्य कौन कौन से तरीके हैं। अन्य तरीक़ों में आते हैं धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि। यानी कि लोग धरने प्रदर्शन करके भी, जुलूस निकाल करके, फिर हड़ताल करके भी और हस्ताक्षर अभियान चला करके भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। अब आप सोच सकते होंगे कि ऐसा वो क्यों कहते हैं। तो वो ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ज़रिए जो बातें गलत हैं और न्याय संगत नहीं है उन्हें सामने ला सकते हैं वो। यानी कि सरकार हमेशा
अच्छी काम थोड़ी करेगी, कभी कभी उससे कुछ ऐसे काम भी हो जाएंगे जो कि न्याय संगत नहीं रहेगा। भले वो कुछ लोगों के लिए अच्छा हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो अच्छा नहीं होगा। तो उस समय लोग क्या करेगी, धरने करेगी, जुलूस निकालेगी, हड़ताल करेगी और हस्ताक्षर अभियान करेगी, जिसके जरिए उस सरकार के कानून में जो गलत बातें हैं, यानी कि जो भी उसमें ऐसी बातें हैं जो कि न्याय संगत नहीं है, उसको वो सामने ला सकती है। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया कि लोग धरना, जुलूस, हड़ताल ये सब करके अपनी भागीदारी कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं। तो देखिए, अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि जनता अखबार, पत्रिकाएं और टेलीविज़न के माध्यम से भी सरकार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर सकती है, और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपको जब कुछ सरकार के बारे में जानना होता होगा, सरकार की नई स्कीम्स के बारे में जानना होता होगा, तो आप अखबार पढ़ते हैं या फिर पत्रिकाएं पढ़ते हैं या फिर टेलीविज़न भी देखते हैं। तो ये क्या है, ये भी सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं अदा करती हैं। तो देखिए, और एक अन्य तरीका है कि लोग आंदोलन करें, और जब वो आंदोलन करेंगे तो सरकार के काम करने का जो तौर तरीका है उसे चुनौती मिलेगी। यानी कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि सरकार सभी वर्गों को खुश रख सके। सरकार द्वारा ऐसे कई काम हो जाते हैं जो कि बहुत सारी जातियों के लोगों को प्रभावित करते हैं। तो उस समय लोग क्या कहते हैं, आंदोलन कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात कही जा रही है कि दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन्हीं आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। फ्रेंड्स, जब हमने पिछले चैप्टर को पढ़ा था तो हमने वहाँ पे जाना था कि जो लोकतांत्रिक सरकार था उसमें महिलाओं और गरीबों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो उसके लिए महिलाओं ने आंदोलन किए थे, संघर्ष किया था, और तब जाकर के उन्हें वोट देने का अधिकार मिला था। तो अब आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि आंदोलन क्या भूमिका निभाती है। अगर महिलाएं आंदोलन नहीं करती, वो इसके खिलाफ संघर्ष नहीं करती, वो ये विरोध नहीं करती कि नहीं हमें भी वोट देना है, तो क्या उन्हें वोट देने का अधिकार मिलता? नहीं मिल पाता। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, आंदोलन किया, जिससे कि अब महिलाएं भी वोट देकर चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाती हैं। अगर इस देश के लोग सजग हों और इस बारे में रुचि लेते हों कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि जनता एक बार वोट दे दे और उसके बाद निश्चिंत हो जाए कि नहीं हमारा जो प्रतिनिधि है वो हमारे लिए काम करता रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर देश के लोग सजग होंगे, वो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि सरकार कौन से काम कर रही है और वो जो काम कर रही है वो सही है या गलत। अगर वो इस बात का ख्याल रखेगी तो उस देश का जो लोकतांत्रिक स्वरूप होगा वो कैसा होगा, और भी मजबूत होगा, क्योंकि सरकार पे लगातार नियंत्रण बना रहेगा और वो चाह करके भी कोई गलत काम नहीं कर पाएगी। और अगर गलती से भी उसने कोई गलत काम किया या फिर कोई ऐसा कार्य किया जो कि सभी लोगों के लिए न्याय संगत नहीं है, तो लोग चूँकि सतर्क हैं तो वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे अपने विरोध प्रदर्शन के माध्यम से, कभी धरना, जुलूस, हड़ताल करके। तो इस प्रकार क्या होगा, सरकार पर नियंत्रण बना रहेगा और उस देश के सरकार का जो लोकतांत्रिक स्वरूप होगा वो और भी मजबूत होगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये चैप्टर इसीलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि आप भी सरकार के कार्यों में रुचि लें और सजग रहें कि उनके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो कहाँ तक सही है, और अगर वो गलत हैं तो हम टेलीविज़न के माध्यम से, न्यूज़, पत्रिकाओं आदि के माध्यम से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए ये बताएं कि नहीं आपने जो काम किया है वो किस हद तक सही है और किस प्रकार वो कई लोगों के लिए गलत है। अब देखिए, हम विवादों के बारे में जानते हैं। आप अक्सर सुनते होंगे कि हमारे आसपास बहुत सारे विवाद होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना है कि आखिर विवाद होता कब है। तो देखिए, विभिन्न संस्कृतियों, धर्म, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमारा देश विविधताओं से भरा पड़ा है। हमारे यहाँ बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, बहुत सारी जातियों के लोग रहते हैं। तो जब इतनी सारी विविधताएं हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते, और जब तालमेल नहीं बिठा पाते तो क्या होता है, विवाद उत्पन्न होते हैं। वहीं कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है।
आप अक्सर ही देखते होंगे कि कई लोगों के साथ लिंग के आधार पर, उनकी जाति के आधार पर, उनके धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है। और जब किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो वो भी एक प्रकार के विवाद को उत्पन्न करता है। अब कई लोग ऐसे होते हैं जो कि विवादों को ख़त्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जैसे अन्य लोगों में भय और सुरक्षा की भावना फैलती है। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि विवादों को ख़त्म करने के लिए क्या कहते हैं, बहुत सारे गलत तरीके अपना लेते हैं। आप अक्सर देखते होंगे कि वो किसी पे गोली चलवा देते हैं या फिर किसी को किडनैप करवा लेते हैं। तो जब वो ये इन सारी हिंसात्मक चीज़ों को अपनाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो अन्य लोग होते हैं उनमें भय और असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। तो जब ऐसा होता है तो इस समय सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो इन विवादों का समाधान करे। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति हिंसात्मक कार्रवाई करे या फिर कुछ भी ऐसा करे जिससे कि आसपास के लोगों में भय या असुरक्षा की भावना फैले, तो उस समय सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है, ये कि वो उन विवादों का समाधान करे जिससे कि लोगों के बीच भय और असुरक्षा की भावना न उत्पन्न हो। कई बार धार्मिक जुलूस और उत्सव भी समस्या का कारण बनते हैं, और वो इस तरीके से कि जिस रास्ते से वे निकलते हैं वही विवाद का कारण होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई हिंदू लोगों द्वारा जुलूस या फिर धार्मिक उत्सव उस रास्ते से किया जा रहा है जो कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो उस कंडीशन में भी विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। या फिर कोई मुस्लिम का धार्मिक जुलूस जा रहा है हिंदू बाहुल्य क्षेत्र से, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। बहुत जगह पे होता भी नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पे कि इस कारण में भी विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो जुलूस में शामिल लोग होते हैं वो उत्तेजित हो जाते हैं। कभी कभी जुलूस पर पथराव कर दिया जाता है या फिर उसे रोकने की कोशिश की जाती है। तो इस प्रकार से भी विवाद उत्पन्न होते हैं। और जब इस तरीके के विवाद होते हैं तो वहाँ भी सरकार की भूमिका होनी चाहिए कि वो उससे समाधान करे, यानी कि वहाँ पे जो विवाद हुआ है उसको वो समाप्त करे। और ऐसे विवादों को ख़त्म करने में ज़्यादातर पुलिस बहुत ही अहम रोल अदा करती है। यानी कि पुलिस ऐसे मौक़ों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किन मौक़ों पर? जैसे कि धार्मिक जुलूस उत्सव जब समस्या का कारण बनते हैं, तो वैसे मौक़ों पर पुलिस क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और वो पुलिस किसका अंग होती है? सरकार का ही तो अंग होती है। कभी कभी नदियाँ भी विवाद का कारण बनती है। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि नदियों के जल के बंटवारे को लेकर के भी विवाद होना हो जाता है। तो देखिए, उसी में से कुछ एग्जाम्पल है कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी की नदी को लेकर विवाद, यानी कि जो कावेरी नदी है उसको लेकर के कर्नाटक और तमिलनाडु नदी के बीच विवाद है। और वो विवाद क्यों है? तो देखिए, कर्नाटक का कृष्णा राज सागर बांध और तमिलनाडु का मेटूर बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। यानी कि एक नदी है कावेरी और उस पर दो बांध बने हुए हैं, जिसमें से कि एक बांध कर्नाटक का है जिसका नाम है कृष्णा राज सागर बांध, और दूसरा बांध तमिलनाडु का है जिसका नाम है मेटूर बांध। और ये जो बांध हैं वो एक ही नदी पर बने हुए हैं। बस अंतर ये है कि एक बांध जो कृष्णा राज सागर बांध है वो कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है, और जो मेटूर बांध है तमिलनाडु का वो कावेरी नदी के निचले छोर पर है। तो इस प्रकार से जो विवाद है वो उत्पन्न होता है। यानी कि विवाद का कारण ये है कि मेटूर बांध में तभी पानी भरा जा सकता है जब कृष्णा राज सागर से बांध छोड़ा जाए, क्योंकि कृष्णा राज सागर बांध जो है वो नदी के ऊपरी छोर पर है, और अगर वहाँ से पानी नहीं छोड़ा जाएगा तो क्या होगा, मेटूर बांध में पानी नहीं आएगा। और इस प्रकार से क्या होगा कि दोनों राज्यों के बीच में विवाद उत्पन्न होता है। एक बार आप मैप में देख लो कि ये जो बांध की लोकेशन है वो कैसी है। मान लिया कि ये नदी है, कावेरी नदी है ये, और एक बांध है जो कृष्णा राज सागर बांध है वो यहाँ पे है, यानी कि ऊपरी छोर पर है, और वहीं जो तमिलनाडु का मेटूर बांध है वो यहाँ पे है। तो इस बांध में पानी तभी आएगा जब इस बांध के द्वारा पानी छोड़ा जाएगा। अगर यहाँ पे से ही पानी न छोड़ा जाए तो आप ही बताओ क्या यहाँ पे पानी आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो इसी के चलते वहाँ पे अक्सर विवाद होते रहते हैं, क्योंकि दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता। आप तो जानते हो कि आजकल हम लोग पानी की बर्बादी भी बहुत ज़्यादा करते हैं, और इसलिए भी पानी की जो कमी है वो हमें देखने को मिल रही है। और वही एक कारण है कि दोनों राज्य क्या चाहती है कि वो अपनी जनता के लिए भरपूर पानी ला सके, लेकिन
चूँकि वहाँ पे 2 बांध है, तो दोनों नदी के बीच विवाद है कि नहीं आप हमें कम पानी देते हो, या फिर वो कहता है कि नहीं हम पर्याप्त पानी देते हैं, अगर हम इससे ज़्यादा पानी देंगे तो हमारे राज्य में पानी की कमी हो जाएगी। तो इस तरह के भी विवाद उत्पन्न होते हैं। इस सिचुएशन में क्या होता है, इस सिचुएशन में जो राष्ट्रीय सरकार होती है वो उसको कदम उठाना पड़ता है और दोनों राज्य के लिए पानी का सही बंटवारा हो सके, इस प्रकार का समाधान ढूंढना पड़ता है। तो आप समझ सकते हो कि जब हमारे समाज में बहुत सारे विवाद उत्पन्न होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के विवाद हों, तो उसमें सरकार की भूमिका होती है उस विवादों का समाधान करने में। तो इस तरीके से हमने ये भी जान लिया कि लोकतांत्रिक सरकारें विवादों का समाधान करती है और किस प्रकार से करती है, और विवादों का समाधान करके वो यही सुनिश्चित करती है कि सभी लोगों की ज़रूरतें पूरी हो सके, किसी भी लोगों के मन में असुरक्षा या भय की भावना ना रहे, कोई भी एक वर्ग दूसरे वर्ग पे प्रभावित ना हो सके, यानी कि सभी लोगों के साथ बराबर और समानता का व्यवहार हो सके। अब हम पढ़ेंगे समानता एवं न्याय के बारे में। तो देखिए, लोकतांत्रिक सरकारों के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय एवं समानता के प्रति वचनबद्ध होना। कहने का तात्पर्य है कि जो लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं वो इसके प्रति वचनबद्ध हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव ना होने पाए और सभी के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार हो। यानी कि वो ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगी जिससे किसी भी व्यक्ति को ये लगे कि उसके साथ अन्याय किया जा रहा है या फिर उसके साथ गैर बराबरी की जा रही है। न्याय और समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, अर्थात न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। यानी कि अगर आप सोचोगे कि हम किसी के साथ गैर बराबरी करें और उसको न्याय भी दे दें तो ये पॉसिबल नहीं है। लोगों को न्याय तभी मिलेगा जब आप उनके साथ बराबरी का व्यवहार करोगे और किसी भी तरीके का ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे कि समाज में उनके साथ भेदभाव करने जैसी स्थितियां उत्पन्न हो। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। पहले के समय में क्या होता था फ्रेंड्स, कि जो लोग होते थे वो नीचे जाति के लोगों के द्वारा छुई हुई वस्तुओं को खाते नहीं थे, उनमें टच नहीं होते थे। उन्हें लगता था कि वो व्यक्ति दूषित है और वो जब हमारे खाने या फिर किसी भी चीज़ को टच करेगा तो वो भी दूषित हो जाएगा। तो ये जो विचार था वो भेदभाव करने वाला विचार था। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया, अस्पृश्यता को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया। यानी अब अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार करता है तो उस कानूनी रूप से दंड दिया जाएगा। समाज में लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा की जाती है, अर्थात समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है, जो कि एक गलत धारणा है, साथ ही अन्यायपूर्ण व्यवहार भी है। अब तो ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स, लेकिन आप आज भी देखोगे मैक्सिमम जगह पे, जैसे कि गांव के इलाके में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो माँ बाप होते हैं वो लड़कियों और लड़कों में भेदभाव करते हैं। उन्हें लगता है कि जो लड़कियाँ हैं वो उनका सहारा नहीं बन सकती और जो लड़के हैं वो उनका सहारा हैं। तो वो क्या कहते हैं कि दोनों के साथ भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। लड़कियों के साथ ऐसा कहते हैं कि उन्हें पढ़ने के लिए नहीं भेजते, उनको कम महत्व देते हैं, उनकी ज़रूरतों का उतना ख्याल नहीं रखते जितनी वो लड़कों का ख्याल रखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके मन में ये विचार है कि जो लड़कियां हैं वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है लड़कों के मुकाबले। लेकिन फ्रेंड्स, ये ऐसा जो किया जाता है समाज में ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है। यानी कि लड़कियों के साथ जो किया जा रहा है वो भेदभाव है। तो ये लोगों की गलत धारणा है। इसके कारण लोग क्या कहते हैं, लड़कों एवं लड़कियों में भेदभाव करते हैं। हालांकि अब हम बहुत आगे बढ़ गए हैं और अब हमारे समाज में उतना भेदभाव नहीं किया जाता, लेकिन कुछ आज भी ऐसे स्थान हैं जहाँ पे कि ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो इन चीज़ों को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या किया है, बहुत जगह पे विशेष प्रावधान किए हैं, जैसे कि लड़कियों को अपने साथ होने वाले न्याय से छुटकारा मिल सके। तो देखिए सरकार ने क्या किया है, सरकार ने सरकारी स्कूल में, कॉलेजों में जो उनकी फ़ीस होती थी उसे माफ़ कर दिया है, नहीं तो कम कर दिया है। और फ़ीस माफ़ करने से या फिर कम करने से क्या होगा कि माँ बाप अब उन्हें भी पढ़ाना लिखाना शुरू करेंगे। पहले वो क्यों नहीं पढ़ा रहे थे, क्योंकि उनको पैसे खर्च हो रहे थे और वो सोच रहे थे कि लड़कियों को पढ़ा करके क्या करें, ये तो हमारे लिए उतना कुछ करेंगे नहीं, लड़के करेंगे, तो क्यों ना हम लड़कों पे ही पैसा खर्च करें। तो सरकार ने इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या किया है, लड़कियों की फ़ीस को माफ़ कर दिया, नहीं तो कम कर दिया, जिसके वजह से उनके जो माता पिता हैं वो लड़कियों को भी पढ़ाने के बारे में सोचें और उनके साथ जो अन्यायपूर्ण व्यवहार होता है वो ना हो।
ऐसा नहीं है कि सरकार ने बस यही एक प्रावधान किया है, इसके अलावा भी सरकार ने बहुत सारे प्रावधान किए हैं, लेकिन उसमें से एक प्रावधान आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने इस चैप्टर में बहुत सारी बातों को जान लिया और हमने अभी तक ऊपर जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उसका हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं और हम ये कह सकते हैं कि जो लोकतांत्रिक सरकार है वो एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करती है और समाज के हर तबके को न्याय प्राप्ति का पूरा अधिकार होता है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से अब हमारे ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलना, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।